वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि 11 चैप्टर में फोर्स दो टाइप का होता है, ठीक है। अब वो किस किस टाइप का था? फर्स्ट था कांटेक्ट फोर्स और दूसरा था इन कांटेक्ट फोर्स। अब हमने देखा था जो कांटेक्ट फोर्स था वो उसके कुछ टाइप थे, ठीक है। उसमें क्या था? एक हमारा फ्रिक्शन था। अब फ्रिक्शन क्या था? यानी एक ऑब्जेक्ट और किसी भी सरफेस के बीच एक फोर्स लग रहा था जो उस ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में लेके आ रहा था। तो उसे हम क्या बोल रहे थे कि इसके बीच क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इसी फ्रिक्शन को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। You might have seen a driver of car or a truck slowing down the vehicle at the traffic signal. You too slowed down your bicycle whenever needed by applying brakes. तो इसने क्या कहा है कि आपने एक ड्राइवर को या ट्रक ड्राइवर या कार ड्राइवर को देखा होगा, जब भी ट्रैफिक सिग्नल आता है तो वो क्या करते हैं? अपने व्हीकल को स्लो कर लेते हैं जिससे वो रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही सेम क्या होता है कि जब आप अपने बाईसाइकिल को ब्रेक लगाते हो तो वो मोशन से रेस्ट में आ जाता है। अब ये क्या कारण होता है कि वो एकदम से स्टॉप हो जाती है मोशन से? इसके बीच कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? तो वो क्या होता है? फ्रिक्शन। इनके मोशन से रेस्ट में आने का क्या कारण होता है? फ्रिक्शन, ठीक है। जब इनके बीच फ्रिक्शन लगता है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात हमें बताई गई है कि नॉट ओनली व्हीकल्स एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यानी सिर्फ व्हीकल्स ही ऐसा नहीं होता कि उनके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करें या फ्रिक्शन लगे तो वही स्टॉप्स या नहीं होते, ठीक है। यानी वही रेस्ट में नहीं आते। एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आता है और उनके बीच एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है जो उन्हें क्या ले आता है? रेस्ट में लेके आ जाता है, ठीक है। अब सेम यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है जो हमने अपनी पिछले वीडियो यानी पिछले चैप्टर में भी किया था। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। कि हमने एक बॉल को क्या किया था? ग्राउंड पर रोल किया था और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया था। तो क्या देख रहे थे हम? कुछ दूर चलने के बाद वो स्लो हो जाती थी बॉल, उसकी स्पीड, और स्टॉप हो जाती थी, वो रेस्ट में आ जाती थी। वो क्या कारण था? कि जो ग्राउंड था और जो बॉल थी उनके बीच एक फोर्स लग रहा था जिसे हम क्या बोल रहे हैं? फ्रिक्शन, ठीक है, जो उसे रेस्ट में लेकर आ रहा था। अब हम देखेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। यानी फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में कितना लगता है और कौन सी डायरेक्शन में कैसे यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, उसमें हमें क्या बताया गया है कि हमें क्या लेना है? एक टेबल पे एक बुक को लेना है, ठीक है, उसको रख देना है और फिर क्या करना है? उसे हमें मूव करना है अपनी फिंगर से। जैसे हमें एक पिक्चर ए में दिखाया गया है कि पहले हमें इसको मूव करना है अपने लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। पहले इसको मूव करने की कोशिश करना। जैसे ही हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे वो बुक अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी, ठीक है। अगर हम उस पर राइट साइड से फोर्स अप्लाई करें तो वो लेफ़्ट साइड अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी, और अगर हम लेफ़्ट साइड से फोर्स अप्लाई करें तो वो राइट साइड से अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल। यानी ये अब जो यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन है वो किसके बीच में लग रहा है? बुक और टेबल के सरफेस के बीच में हमारा जो फ्रिक्शन है वो अप्लाई हो रहा है, जिससे कि जो बुक की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अब ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम अपोजिट साइड से फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी उसके अपोजिट होगी,
You saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. If you apply the force along the right, the friction acts along the left direction. इसमें क्या कहा गया है कि अगर हम फोर्स को लेफ्ट साइड से अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन हमारा राइट साइड लगेगा, और अगर हम फोर्स को राइट साइड से अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन हमारा लेफ्ट साइड लगेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हमारा दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड से फ्रिक्शन लग रहा है, जिससे बुक जो है वो रेस्ट से मोशन में आ रही है। ठीक है, अब हमारा क्या है नेक्स्ट 12.2 में देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, किस कारण से किन के ऊपर फ्रिक्शन कितना लगता है और कैसे लगता है, ये भी हम देखेंगे। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, इस एक्टिविटी में देखिए, इसमें इन्होंने एक ब्रिक को लिया है और एक स्प्रिंग बैलेंस को लिया है। अब ब्रिक को इसने एक धागे से स्प्रिंग बैलेंस पर बांध दिया है अच्छे से, और अब हमें क्या करना है, उस स्प्रिंग बैलेंस को पकड़ के इधर से खींचना है। ठीक है, पुल करना है उससे। तो हम देखेंगे कि जैसे ही हम उसके ऊपर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस है उसमें क्या होता है, कुछ इस टाइप का एरो होती है जो नीचे की साइड चली जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने उस ब्रिक पर कितना फोर्स अप्लाई किया है। यानी जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो एक टाइप का क्या होता है, वो फोर्स को मेजरिंग करने का एक डिवाइस है। यानी इससे वो क्या हो जाता है, इसकी जो सुई है वो स्ट्रेच हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब उसने बोला है कि क्या हो अगर आप इस ब्रिक पर पहले पॉलीथीन लगाएं और उसके बाद इसे क्या करें, आप पुल करें, तो आप देखेंगे कि वो इजीली पुल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अब उसका जो सरफेस है वो सॉफ्ट हो चुका है, और सॉफ्ट सरफेस में हमारा जो फोर्स है वो कम लग रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम उसे बिना पॉलीथीन के क्या कर रहे थे, पुल करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा था। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो फ्रिक्शन का जो मेजरिंग का डाटा है, यानी कितना फोर्स किस पे अप्लाई होगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट के जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं उसके बीच में जो सरफेस है वो क्या है, सॉफ्ट है या हार्ड है। ठीक है, उस पर अब सेम हमें यही बात कहा गया है, यहाँ पे बोला गया है, डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच द सेल मूव्स, कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल ऑल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस स्मूथ होता है या किसी का हार्ड होता है तो वो फ्रिक्शन पर क्या इफेक्ट डालता है। ठीक है, अगर स्मूथ सरफेस होता है तो हमारा मूव ऑब्जेक्ट इजीली हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हार्ड होता है तो उसके ऊपर हमें ज़्यादा फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन किसके कारण होती है, दो सरफेस के कॉन्टैक्ट में आने के कारण फ्रिक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, even those surface which appear very smooth have large number of minute irregularities on them, यानी दो ऑब्जेक्ट जिनका सरफेस स्मूथ होता है उस पर कम इरेगुलरिटी, जो लार्ज नंबर में जो इरेगुलरिटीज होते हैं वो होती हैं। ठीक है, और इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर, ये एक दूसरे को क्या कर देती हैं, लॉक कर देती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट मूव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा है कि सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व, अगर रफ सरफेस होता है यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उस पर क्या हमें ज़्यादा फ्रिक्शन का अप्लाई करना पड़ता है, ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स हमारा लगता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक टेबल दी हुई है उस पर बुक रखी हुई है, तो इन्होंने देखा रखा है कि इनके बीच का जो स्पेस है, इनके कॉन्टैक्ट को हम यहाँ पे इरेगुलरिटीज बोल रहे हैं। यानी ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रफ सरफेस पे हमारा ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगता है,
और स्मूथ सरफेस पे हमारा कम फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, अब सेम यहाँ पे बताया गया कि जैसे ही हम एक बॉक्स को मूव करने की कोशिश करते हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि सरफेस जो होता है ग्राउंड और बॉक्स का जो सरफेस होता है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है, जिसके कारण रफ सरफेस होने के कारण उनके बीच इरेगुलरिटीज बढ़ जाती है और हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा 12.3 वो क्या है? फ्रिक्शन अननेसेसरी ईविल। यानी फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। हर चीज़ में हमारा जो है फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे हम कोई अर्थन पोर्ट होता है उसे उठाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? उसे इजीली उठा सकते हैं, लेकिन जब उसके ऊपर हम ग्रास को लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि उसको हम अच्छे से नहीं उठा पाते। क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि ग्रासी सरफेस होने की वजह से वो हमारे हाथ से स्लिप हो जाता है, और इसका उठाने का कारण क्या है? फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे ही सेम इसी तरह से जब हम अपनी वॉल में क्या करते हैं? नेल को फिक्स्ड करते हैं, तो उसके ऊपर जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं तभी जो है वॉल उसका जो सरफेस होता है उसका और नेल का सरफेस जब कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स उनके बीच अप्लाई होता है, जिससे कि हमारी जो नेल है वो वॉल में फिक्स्ड हो जाती है। ठीक है, इन द सेम मैनर यहाँ पे दिखाया गया कि आप सब देखते हो आपके टीचर्स क्या करते हैं? ब्लैक बोर्ड पे आपको पढ़ाते हैं और चौक से लिखते हैं। ठीक है, तो चौक और ब्लैक बोर्ड के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है, जिससे कि टीचर इजीली उसके ऊपर लिख पाते हैं। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो तो हम बिल्कुल भी उसके ऊपर नहीं लिख सकते। ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़रूरी है। अब बहुत ही सिंपल और एक एग्जांपल और है, बहुत जगह जगह यूज़ होता है कि जो हम शूज़ पहनते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे ही हम ग्राउंड पे चलते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं हमारे जूते ना नीचे से घिस जाते हैं। ठीक है, अब वो किस कारण से होता है? वो फ्रिक्शन के कारण होता है। यानी जब रोड के ऊपर रोड का जो सरफेस है उसके बीच और हमारे जूतों का जो सरफेस है उसके बीच जब फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, वो रब हो जाते हैं, घिस जाते हैं फ्रिक्शन के अप्लाई होने के कारण, जिससे वो फट जाते हैं नीचे से। ठीक है, यानी रोड का सरफेस और जूतों का जो सरफेस है उनके कांटेक्ट में आने के कारण इनके बीच फोर्स अप्लाई होता है, फ्रिक्शन, जिससे वो क्या हो जाते हैं? शूज़ ख़राब हो जाते हैं हमारे। ठीक है, फट जाते हैं। अब ऐसे ही आपने सबने देखा होगा कि सर्दियों में हम क्या करते हैं? हमारे हाथों को रब करते हैं, जिससे क्या होता है? हमारे हाथों में हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होती है वो किसके कारण होती है? वो फ्रिक्शन फोर्स के कारण होती है। जब हमारा वन हैंड और दूसरे हैंड के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है? उसके बीच फ्रिक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया गया कि कोई भी हम काम करते हैं उसमें क्या है? हमें फ्रिक्शन फोर्स की ज़रूरत होती है। इन सब चीज़ों में हमारा फ्रिक्शन फोर्स यूज़ होता है। इवन जब हम माचिस जलाते हैं उसमें भी फ्रिक्शन फोर्स यूज़ होता है। जैसे मैच स्टिक हमारी होती है, उसके बीच में ये जो सरफेस हमें दिया होता है जिससे हम मैच स्टिक को रब करके क्या करते हैं? हीट को प्रोड्यूस करते हैं, उसमें भी हमारा फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो ये थी क्या? फ्रिक्शन हमें कहाँ कहाँ कब कब ज़रूरत होती है फ्रिक्शन की। ठीक है, ये सारी चीज़ वो थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।